Okay, all right. So, good afternoon, everyone. Good afternoon, the Only IS team. So, my name is Kshitij Dhiman, and I have taught before for Only IS, Science and Technology, Internal Security, Art and Culture also. So, abhi I'm giving a demo on quantum technology, quantum computing, basically, more specifically, right? So, let's get started. All right. वेलकम स्टूडेंट्स टू ओनली आईएएस। आज का हमारा टॉपिक है क्वांटम कंप्यूटिंग। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हमेशा प्रगति होती रहती है, कुछ ना कुछ नया आता ही रहता है और हमें अपने आप को हमेशा अपडेट रखना है, खासकर अगर आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो। राइट। तो क्वांटम कंप्यूटिंग टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप इस फिगर को देखिए। इस फिगर में आपको दिखेगा कि ये कुछ अलग तरीके से कोई एक मशीन दिख रही है। ये मशीन एक क्वांटम कंप्यूटर है, एक एक्चुअल असली क्वांटम कंप्यूटर। ये बहुत डिफरेंट दिखता है, बहुत डिफरेंट तरीके से काम करता है और यही आज हमें समझना है। बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज समझा दूं, थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक होता है, बट डरने की कोई बात नहीं है। मैं आपके लिए प्रॉपर एक्सप्लेनेशंस लाया हूँ, मैं आपके लिए प्रॉपर फिगर्स लेके आया हूँ। कई चीजें मैं दो दो बार एक्सप्लेन करूंगा, तीन तीन बार एक्सप्लेन करूंगा, ताकि आपको पूरी क्लैरिटी रहे। राइट, लेट्स स्टार्ट। क्वांटम कंप्यूटिंग जब मैं खुद पढ़ रहा था तो मैंने सोचा कि ये क्या है, ये मुझे इतना डिफिकल्ट क्यों लग रहा है। तो उसका एक रीजन ये है कि चीजों को कंपेयर करके नहीं समझाया हुआ था। राइट। तो कंपेयर कैसे करें? अब अगर आपको क्वांटम कंप्यूटिंग समझना है तो उससे पहले आपको समझना पड़ेगा क्वांटम मैकेनिक्स। अब ये क्वांटम मैकेनिक्स क्या है? क्वांटम मैकेनिक्स मतलब एक सब एटॉमिक लेवल, मतलब एटम के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, राइट। तो सब एटॉमिक मतलब एटम के अंदर के लेवल के जो चीजें हैं, उनका जो लॉ ऑफ फिजिक्स है उसको बोलते हैं क्वांटम मैकेनिक्स। आगे हम देखेंगे इसको डिटेल में, बट मैं आपको जस्ट एक फ्लो बता रहा हूँ कि आप इसको कैसे समझो, क्वांटम कंप्यूटिंग को कैसे समझो। तो क्वांटम कंप्यूटिंग समझने के लिए आपको पहले ही समझना होगा क्वांटम मैकेनिक्स, कि हम बनाई क्यों रहे हैं, क्वांटम कंप्यूटर इतना अलग ही क्यों है। क्योंकि वो एक अलग ही रूल्स के साथ खेलते हैं। क्वांटम कंप्यूटिंग में रूल्स ही अलग हैं कंप्यूटर बनाने के। ऑलराइट। तो क्वांटम मैकेनिक्स आया। अब क्वांटम मैकेनिक्स समझने में भी थोड़ी सी डिफिकल्टी आती है। उसको समझने के लिए एक बेटर तरीका यह है कि आप कंपैरिजन से समझें। कंपैरिजन किस चीज से होगा? वो होगा क्वांटम कंप्यूटिंग से, सॉरी क्लासिकल कंप्यूटिंग से। ठीक है, क्लासिकल कंप्यूटिंग। अब क्लासिकल कंप्यूटिंग है वो किस चीज पे निर्धारित है, उसके भी रूल्स हैं। ओके, वो है क्लासिकल मैकेनिक्स। अब ब्रीफली क्लासिकल मैकेनिक्स और क्लासिकल कंप्यूटिंग समझते हैं, ताकि फटाफट हम क्वांटम मैकेनिक्स और क्वांटम कंप्यूटिंग समझ पाए। ओके, एक बार आपको ये कंपैरिजन समझ गया ना, तो अपने आप ही आप धीरे धीरे चीजों को समझ जाओगे, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं लगेगा। कंपैरिजन से बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। राइट। तो अभी जो क्लासिकल कंप्यूटिंग होती है या क्लासिकल मैकेनिक्स क्या है, पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। क्लासिकल मैकेनिक्स अभी जो हमारी जिंदगी है, राइट, हम जो नॉर्मल लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं, बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स लाइक एक ह्यूमन है, एक बॉटल है, राइट, एक मॉनिटर है, एक लेट्स से ट्रेन है, मेट्रो है, जो भी नॉर्मल लाइफ में आप ऑब्जर्व करते हो ना, वो क्लासिकल मैकेनिक्स के रूल फॉलो करते हैं। और वो रूल्स कौन से हैं? न्यूटन के तीन लॉज। राइट, ये तो हमने पढ़ा हुआ है, ये अवेयरनेस होगी आपको। राइट। तो क्लासिकल कंप्यूटिंग न्यूटन के जो तीन लॉज हैं उनको फॉलो करते हैं। और सबसे बड़ी बात एक यहाँ पे होती है कि क्लासिकल मैकेनिक्स में एक टाइम पे एक जगह पे एक ही चीज होती है। मतलब जहां आपका घर होगा या आप जहां पे बैठे हो अभी ये लेक्चर देख रहे हो, वहां पे आपके अलावा कोई और है उस जगह पे? आप मान लो एक कुर्सी पे बैठे हो, उस कुर्सी पे आपके अलावा कोई है? नहीं हो सकता, बिकॉज आप बैठे हो, आपने वो स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है। वैसे ही कोई मेट्रो जा रही है, वो मेट्रो अपनी एक ट्रेन ट्रैक पे जाएगी। अब
उस ट्रेन ट्रैक पे कोई और होगा तो क्या होगा, एक्सीडेंट होगा, राइट। तो हम नॉर्मली जो देखते हैं उसमें हम ये देखते हैं कि एक टाइम में एक जगह पे एक ही चीज होती है, राइट। ये बाद में काम आएगा, इसको चीज को ध्यान रखिएगा। ये है क्लासिकल मैकेनिक्स के रूल्स जो आपको ध्यान रखने हैं। मेन है क्लासिकल कंप्यूटिंग, हमें समझना है। अब उसमें क्या होता है, वो एक चीज पे काम करता है, बिट्स पे। जो हमारा कंप्यूटर है आजकल का, क्लासिकल कंप्यूटिंग मतलब कंप्यूटर, नॉर्मल कंप्यूटर, जो हमारे मोबाइल हैं, हमारे जो भी ट्रांजिस्टर्स हैं, इवन के जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, वो भी, वो किस चीज पे काम करते हैं, वो काम करते हैं ऑन या ऑफ होने पे, ऑन या ऑफ होने पे। ओके। ऑन एंड ऑफ का मतलब क्या, एक टाइम पे या तो वो ऑन है या तो वो ऑफ है, बस, और कुछ नहीं हो सकता, राइट। तो वो जीरो एंड वन पे काम करता है, जीरो एंड वन। जीरो मीन्स ऑफ, वन मीन्स ऑन। इसको मैं एक फिगर दिखाऊंगा आपको आगे जाके, उसमें आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो एक जीरो और वन को स्टोर करने वाली जो चीज होती है ना, उसको बोलते हैं बिट। अब ये कहीं तो इंफॉर्मेशन स्टोर होगी ना कि कुछ चीज ऑन है या कुछ चीज ऑफ है, वो कहाँ स्टोर होता है, वो स्टोर होता है एक बिट में, एक बिट में। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको दिखाऊं तो जैसे अगर आप स्लाइड में देख पाएंगे कि जो लेटर ए है उसको कैसे लिखा जाता है। ओके, उसको लिखा जाता है 01 000 001। तो ये एक तरीका है लिखने का। मतलब अक्षर ए जब कंप्यूटर समझता है, आप तो आराम से टाइप कर दोगे लेटर ABCD कंप्यूटर में, लेकिन कंप्यूटर कैसे समझता है उस चीज को, वो समझता है बाइनरी लैंग्वेज में। बाइनरी मतलब जीरो और वन, इस लैंग्वेज में ही समझता है वो। तो जब कीबोर्ड पे आप ए टाइप करोगे, हमें तो ए दिख रहा है, लेकिन कंप्यूटर को क्या समझेगा, ये जो आगे मैंने एक बाइट आपको बताई है, 01 एंड 5 zeros एंड 1। ओके, ऐसे ही बी का एक तरीका है लिखने का कंप्यूटर लैंग्वेज में, सी का एक तरीका है बाइनरी लैंग्वेज में। तो आई होप अब थोड़ा आपको समझ में आ रहा है कि जो हमारा नॉर्मल कंप्यूटर है उसकी सबसे छोटी यूनिट कौन सी है, बिट। बिट माने दिस थिंग, दिस इज अ बिट। और 8 बिट को बोलते हैं बाइट। ऑलराइट, हमें इतना ही जानना है। ऐसे तो देखिए क्या है ना कि बहुत चीजें हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, लेकिन यूपीएससी के एग्जाम में हमें साइंटिस्ट तो बनना नहीं है। हमें क्या जानना है कि हम एक आंसर लिख पाए या प्रीलिम्स का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर पाए, एज सिंपल एज दैट। हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन में जाना नहीं है, हमें इंफॉर्मेशन ईगो नहीं लानी अपने अंदर। ओके। तो ए एग्जाम्पल देखो, ए पे देखो, ए पे जब आप देखोगे तो वो 8 डिजिट्स का बना हुआ है। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 बिट को क्या बोलेंगे, बाइट। और जीरो क्या है, पहला जीरो क्या है उसमें, वो एक बिट। तो बस इतना ध्यान रखना है, लेकिन इसका आगे यूज नहीं होने वाला है। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ताकि आपको समझ में आए कि क्वांटम कंप्यूटिंग इतना हवा क्यों बना के रखा हुआ है। ओके। तो अभी हमारे कंप्यूटर्स बिट पे काम करते हैं, सबसे छोटी यूनिट ऑफ कंप्यूटेशन। आज के कंप्यूटर्स में नॉर्मल जो हम यूज करते हैं उसमें क्या होता है, नॉर्मल भी नहीं बोलना चाहिए, अभी हम पढ़ ही रहे हैं तो हमें अच्छे से बोलना चाहिए। तो क्लासिकल कंप्यूटर्स जो हैं या कन्वेंशनल कंप्यूटर्स जो हैं, उनके अंदर सबसे छोटी इंफॉर्मेशन जो स्टोर होती है वो एक बिट में होती है। ऑलराइट। तो क्यूबिट क्या होता है, अब क्वांटम कंप्यूटर भी तो कुछ यूज करेगा। क्वांटम कंप्यूटर में भी कोई एक सबसे छोटी यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन होगी, वो क्या होगी, सोचो। तो वो एक क्यूबिट है, राइट। तो क्यूबिट में सिंपल सी बात यह है कि जीरो और वन ये तो होता ही है, लेकिन उसके साथ और भी कुछ मसाला होता है। जैसे जीरो और वन रहेगा, उसके बीच में जो भी वैल्यूज हैं वो भी रहेंगी। ओके। तो जैसे मैंने आपको बताया है कि जो एक नॉर्मल क्लासिकल कंप्यूटिंग की जो बिट होती है, वो जीरो रहेगी नहीं तो वन रहेगी, बस, और कुछ नहीं हो सकता उसमें, या तो जीरो होगा या तो वन होगा। लेकिन क्यूबिट में बीच की भी वैल्यूज आ जाती हैं, बहुत सारी। ओके।
क्यूबिट इंपॉर्टेंट क्यों है समझना और कंफ्यूजिंग क्यों है समझना, क्योंकि इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि सुपरपोजिशन और एंटेंगलमेंट। ये मैं आपको आगे समझाता हूँ, बस याद रखना इस लिंक, इसको एक लिंक बना के रखते हैं, एकदम से पूरे कंसेप्ट पे नहीं जाना है। तो कंपैरिजन करना है, तो कंपैरिजन क्या है, पहले क्लासिकल कंप्यूटर्स में सबसे छोटी यूनिट जो इंफॉर्मेशन की है वो है एक बिट। उसके बाद आता है क्वांटम कंप्यूटिंग। क्वांटम कंप्यूटर में सबसे छोटी जो यूनिट है इंफॉर्मेशन की वो है क्यूबिट। क्यूबिट और क्लासिकल बिट में फर्क क्या है? क्लासिकल बिट कैन बी जीरो और वन, क्यूबिट कैन बी जीरो वन और बीच में एक और चीज, वो क्या है मैं आपको आगे बताऊंगा। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड एक फिगर से। फिगर में अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा क्लासिकल स्टेट्स। मैं आपको इसको जूम कर देता हूँ। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल सा ये है कि जब जीरो होगा तो वो ऑफ है। ओके, ग्रीन डब्बे में रहेगा मतलब ऑन है। वन मीन्स ऑन, मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑन है, अभी बॉक्स के अंदर है। ये सब समझाने के लिए, इसको आप ज्यादा डीप में मत जाना, ठीक है। क्वांटम कंप्यूटिंग में क्या होता है, वो बाहर भी होगा अंदर भी होगा। आप समझ रहे हो? एकदम से कुछ नया कंसेप्ट समझा, राइट, कि ये बाहर भी होगा अंदर भी होगा, ऐसे कैसे हो सकता है? हमने तो आज तक ऐसी कोई चीज देखी नहीं, राइट। तो क्लासिकल स्टेट में जो हम देखते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में, उसमें क्या होता है? उसमें या तो जीरो रहेगा या वन रहेगा। ऑलराइट, दिस इज और। लेकिन क्वांटम में क्या होता है? वो जीरो भी है प्लस वन भी है, दोनों चीज है। तो यहाँ पे एंड आता है, एंड यहीं पे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन स्टार्ट होता है कि ये क्या बीमारी है, ऐसा क्यों, राइट। राइट साइड का अगर आप डायग्राम देखें, हम समझेंगे सब चीजें। राइट साइड के डायग्राम में अगर आप देखोगे तो उसने दिखा रखा है कि क्लासिकल में क्या होता है, या तो जीरो होगा या तो वन होगा, बीच में कुछ नहीं है। ओके, क्यूबिट में क्या होगा? क्यूबिट में जीरो वन भी हो सकता है और बीच की सारी वैल्यूज भी हो सकती हैं। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जस्ट लिसन, सुनने की कोशिश करें ओपन माइंड के साथ। सवाल बहुत आएंगे और मैं एक्सप्लेन करूंगा आगे कि 5-6 स्लाइड्स में यही एक्सप्लेनेशन है। ओके, एक और एग्जांपल आपके लिए मैं लाया हूँ। क्लासिकल कंप्यूटर, जैसे मैंने आपको बताया, वो बिट पे काम करता है। तो वो एक स्विच की तरह होता है, या तो वो ऑन होगा या तो वो ऑफ होगा। अब ये स्विच हमने ऐसे कहाँ देखे हैं? हमारे घर की इलेक्ट्रिकल स्विचेस कैसे होते हैं? ऐसे ही होते हैं, या तो पंखा चल रहा है या तो नहीं चल रहा है, या तो लाइट ऑन है या तो लाइट नहीं ऑन है। लेकिन क्वांटम बिट जो होती है, क्यूबिट जो होती है, उसका अलग ही सीन है। यहाँ पे देखिए, जो बीच का सर्कल है अगर आपको दिख रहा हो, यहाँ पे रेड भी है ग्रीन भी है। गॉट इट? रेड भी है ग्रीन भी है। तो नीचे का अगर जीरो रेड है, ऊपर का वन ग्रीन है, तो जो क्यूबिट है उसमें बीच का भी होता है। मतलब वो जीरो और वन एक साथ हो सकता है, ये सबसे बड़ी उसकी प्रॉपर्टी है और इसको बोला जाता है सुपरपोजिशन। ओके, इसको बोला जाता है सुपरपोजिशन। तो ये सबसे पहली एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसके बलबूते पे क्वांटम कंप्यूटर को बनाया जा रहा है, कि क्यूबिट जो होता है वो जीरो एंड वन रहता है। अगेन, इसको अगर नहीं समझ में आ रहा है अभी, कोई बात नहीं, आगे आप सुनते रहिए, चीजें क्लियर होंगी। ओके, इसका फायदा क्या है वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। वैसे आप सोच सकते हो खुद ही कि अगर वो जीरो एंड वन है तो वो क्या कर सकता है। अगर देखिए, अगर आपके पास एक हाथ है, या तो आप जीरो कर सकते हो या तो वन कर सकते हो, ठीक है। अब आपके पास दो हाथ हो गए, तो बेसिकली आप काम डबल कर सकते हो। तो ये सबसे बड़ा फायदा है कि जो क्वांटम कंप्यूटर है वो काम बहुत तेजी से करेगा, बहुत तेजी से। और इसका आगे हम एक टर्म आएगी क्वांटम सुपरमेसी, वो भी हम देखेंगे, इसी से रिलेटेड है। अब ब्रीफली मैं एक चीज बता दूं कि क्लासिकल कंप्यूटर्स के साथ इशू क्या है।
अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक चीज होती है ट्रांजिस्टर। ये क्या होता है, ये एक स्विच होता है, आप इसको बस इतना समझिए कि एक स्विच होता है, ये या तो ऑन होगा या ऑफ होगा। ओके, ऑन होगा तो इन्फॉर्मेशन पास हो जाएगी, ऑफ होगा तो इन्फॉर्मेशन पास नहीं होगी, सिंपल। तो ट्रांजिस्टर क्या है, एक मूर्स लॉ है। इन्होंने कहा था इस लॉ में कि हर 2 साल बाद ट्रांजिस्टर डबल होते जाएंगे एक चिप पे। एक चिप जो होती है कंप्यूटर में जो लगती है, मोबाइल में जो लगती है, उस चिप पे जो ट्रांजिस्टर्स हैं वो हर 2 साल में डबल होते जाएंगे। अभी ये 2 साल तो वैसे कम हो गया, अराउंड 18 मंथ्स हो गया है। तो इसमें क्या होता है, एक चिप होती है उस पर ट्रांजिस्टर लगते हैं, और जब वो अपने तरीके से ऑन ऑफ होते हैं सारे, उसके हिसाब से कंप्यूटर चलता है या मोबाइल चलता है या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चलता है। ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है कि अब चीजें अगर एक चिप पे, आप इमेजिन करो, अगर एक चिप पे ट्रांजिस्टर पहले 10 होते थे और अभी 20 होते हैं, तो मतलब क्या हो रहा है, ट्रांजिस्टर छोटा हो रहा है, तभी वो सेम स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। आपने देखा होगा कि पहले 128 GB का कार्ड आता था, माइक्रो एसडी कार्ड, अभी 512, 1 TB तक चला गया, उसके आगे भी है। तो ये कैसे हो रहा है, क्योंकि ट्रांजिस्टर छोटा होता जा रहा है। लेकिन अब वो ट्रांजिस्टर अब इतना छोटा हो गया है कि अभी जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, 14 Nm तक, सॉरी नैनोमीटर तक चला गया वो। बहुत छोटा है ये छोटा मतलब कितना है पता है, मैं कंपैरिजन जैसे आपको बताऊं, जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनसे 500 गुना कम, एक सेल रेड ब्लड सेल से 500 गुना कम ट्रांजिस्टर आजकल मैन्युफैक्चर होता है। आप सोचो कितनी बड़ी चीज है। तो जो ट्रांजिस्टर है वो क्या है ना, बहुत छोटे होते जा रहे हैं। अब वो इतने छोटे होते जा रहे हैं कि वो एक एटम जितने छोटे होते जा रहे हैं या उससे भी छोटे। लेकिन हमने अभी क्या पढ़ा था कि जो एटम के लेवल की जो चीजें हैं, वो वहां पे रूल्स बदल जाते हैं। वो चीजें रूल फॉलो करती हैं क्वांटम मैकेनिक्स की। ओके, क्लासिकल कंप्यूटर सब अटोमिक लेवल पे, एटम के लेवल पे नहीं काम करता है। क्लासिकल कंप्यूटर की जो क्लासिकल मैकेनिक्स हैं, जो न्यूटन के लॉ हैं, वो एटम के लेवल पे नहीं काम करते हैं। ये साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया है पिछले 150 साल में। ये पूरी चीज एक, ये कह सकते हैं आप, पूरी साइंटिफिकली प्रूव्ड है। ओके, तो दिक्कत क्या आ रही है, मेरे को तो वो समझाना है आपको। दिक्कत ये आ रही है कि ट्रांजिस्टर छोटे होते जा रहे हैं, अब वो इतने छोटे होते जा रहे हैं कि वो एटम तक पहुंच रहे हैं। बट लेकिन एटम पे तो हमारे रूल्स ही डिफरेंट हैं। तो इसीलिए अब क्वांटम कंप्यूटर बनाना ही पड़ेगा हमको। ओके, तो ये इसके साथ इशू था। अब आते हैं एक्चुअल प्रॉपर्टी पे। जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था सुपरपोजिशन में आपको समझाऊंगा। तो सुपरपोजिशन में क्या होता है, सिंपल आप ये समझिए, दोनों चीजें एक साथ। अब दोनों चीजें क्या हैं, 0 + 1, मतलब वो ऑन भी है ऑफ भी है, दोनों है एक साथ। अब ये मत सोचना कि कैसे, क्योंकि अब आप कैसे करने जाओगे तो हमें बहुत ज्यादा फिजिक्स में डीप में जाना पड़ेगा, और वो हमारे सिलेबस में ही नहीं है। ओके, आप सर्च कर लेना, वीडियोस देख लेना यूट्यूब पे अगर आप चाहते हो, बट ये हमारे सिलेबस में नहीं है। आप बस इतना समझिए, सुपरपोजिशन मीन्स दोनों चीजें एक साथ, राइट। तो इससे क्या होता है, हमें इसका फायदा जानना है, मेन चीज है फायदा जानना है। पढ़ने को तो हम बहुत कुछ पढ़ सकते हैं। फायदा ये है कि जब ये सुपरपोजिशन, एक और प्रॉपर्टी है क्यूबिट की, उसके साथ जब मिक्स होता है, तो ये कंप्यूट, कंप्यूट मतलब किसी चीज को आप कैसे सॉल्व करते हैं, कितना सॉल्व करते हैं। ओके, तो जो सुपरपोजिशन है और एक और प्रॉपर्टी है उसको हम आगे देखेंगे। तो ये दोनों प्रॉपर्टी के साथ जो क्यूबिट है इतना पावरफुल बन जाता है कि जो नॉर्मल कंप्यूटर हैं आजकल के, चाहे सुपर कंप्यूटर, आप सबसे तेज सुपर कंप्यूटर लगा लो, उससे 100 गुना, 1000 गुना सॉल्व कर देगा चीजें। और ये हम आगे देखेंगे, धीरे धीरे बिल्ड करते हैं चीजों को। मैं अभी आपको कीवर्ड्स नहीं बता रहा हूँ, धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करूंगा ताकि आपके लिए भी आसान हो, आप भी कंफ्यूज्ड ना हो। ओके, तो सुपरपोजिशन में क्या होता है, 0 और 1 एक साथ होता है। क्लासिकल में क्या होता है, 0 और 1 एक साथ नहीं होता है, ध्यान रखना। ऑलराइट, तो ये बेसिकली डबल कर देता है, कैलकुलेशन स्पीड डबल कर देता है। ऑलराइट, और ये क्या होता है ना, जो क्यूबिट होता है, क्यूबिट जो होता है ये साइंटिस्ट बना सकते हैं। ध्यान रखिएगा इस चीज को, साइंटिस्ट बना सकते हैं, इसको प्रोग्राम कर सकते हैं।
तो प्रोग्राम कैसे करेंगे, मान लो एक क्यूबिट है, उसको 50% ऑन रखा, 50% ऑफ रखा। इसको चेंज भी कर सकते हैं, 30% ऑफ रख सकते हैं, 70% ऑन रख सकते हैं। ओके, ये तो ये बिल्ड किया जाता है, ये मत समझिएगा कि बिल्ड नहीं कर सकते हम। जैसे बिट बिल्ड करते हैं ना क्लासिकल कंप्यूटर्स के लिए, वैसे ही क्यूबिट बिल्ड हो जाता है, राइट। तो एक बिट में या तो जीरो होगा या तो वन होगा। तो मतलब इसमें एक ही वैल्यू स्टोर हो सकती है, और वो दो टाइप के वैल्यू स्टोर कर सकता है, तो जीरो स्टोर कर सकता है या वन स्टोर कर सकता है। ओके, क्यूबिट में क्या होता है, वो जीरो एंड वन दोनों स्टोर कर सकता है, मतलब एक साथ वो दो स्टोर कर सकता है, एक साथ दो स्टोर कर सकता है। ऑलराइट, और ये क्यों कर सकता है ये क्यूबिट, बिकॉज ऑफ अ प्रॉपर्टी कॉल्ड सुपर पोजिशन। सिंपल। अब इसको समझाने के लिए एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। मिस्टर श्रोडिंगर थे, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया और इस एक्सपेरिमेंट को बोलते हैं श्रोडिंगर्स कैट। और ये बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट है, और ये मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे उन्होंने सुपरपोजिशन एक्सप्लेन करी। तो इसमें इन्होंने बोला कि मैं एक डब्बे में, ओके, एक डब्बे में मैं एक बिल्ली को रख देता हूँ, और वहां पे एक पॉइजन भी रख देता हूँ बॉटल खोल के। ओके, वैसे तो उन्होंने रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की भी बात करी थी, बट समझने के लिए हम ये समझते हैं कि एक बिल्ली रख दी और एक हानिकारक सब्सटेंस रख दिया जो बिल्ली को मार सकता है, और ये बिल्ली को एक्सेस है उसके लिए, वो अगर बस चाट लेगी तो हो गया काम उसका, उतना जगह रखा है उसे और खोल के रखा है पॉइजन को। तो उन्होंने डब्बे को फिर बंद कर दिया। अब आप इमेजिन करो, आपके सामने अगर कोई ऐसे बंद चीज है, राइट, तो आपको तो अंदर दिखेगा ही नहीं। हमें सुपरमैन की एक्सरे विजन थोड़ी ना है कि हमें पता चले कि डब्बे में क्या चल रहा है, राइट। तो डेड और अलाइव एट द सेम टाइम, ये कंसेप्ट है। अब यहाँ पे देखो ध्यान से कि यहाँ पे लिखा है एंड, और क्यूबिट ऐसे ही काम करता है, क्यूबिट इज जीरो एंड वन। तो श्रोडिंगर ये कह रहे थे, देखो जब आप डब्बे को बंद कर रहे हो, बिल्ली अंदर है, उसके साथ पॉइजन पड़ा है, तो आप तो डब्बे के अंदर नहीं देख सकते ना, तो आपको तो पता नहीं चलेगा कि या तो बिल्ली, आपको ये पता नहीं चलेगा कि बिल्ली जिंदा है या मर गई, राइट। सोच के देखो, कोई भी चीज आप डब्बे में बंद कर देते हो, तो आपको नहीं पता चल रहा है कि उसके अंदर अभी क्या चल रहा है। ये पॉइंट है। ओके, इसलिए डायग्राम में दो बिल्लियां दिखाई गई हैं, एक तो है जिंदा और एक है मरी हुई। तो हमें नहीं पता है, जब तक हम डब्बे को खोल के नहीं देखेंगे तब तक हमें नहीं पता चलेगा कि बिल्ली जिंदा है या मर गई। तो जब हमने डब्बा खोल के देखा, मान लो, तो एक केस क्या होगा, 50-50% चांसेस हैं कि या तो वो जिंदा होगी या तो वो मर जाएगी, राइट। अब इस एक्सपेरिमेंट को मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। उन्होंने एक डब्बे में बिल्ली और पॉइजन को बंद कर दिया, जब खोल के देखा या तो वो उनके पास निकलेगी जिंदा या तो मरी हुई। तो ये समझाना ये चाहते थे कि क्वांटम बिट जो है वो ऐसे ही काम करता है, उसमें दोनों स्टेट्स हैं, वो जिंदा भी है मरा भी है, मतलब वो ऑन भी है वो ऑफ भी है, दोनों है, राइट। अब एक चीज आगे समझेंगे हम, वो मैं ब्रीफली अभी आपको बता देता हूँ कि जब हम बिट को प्रोग्राम करते हैं, वो या तो जीरो होगा या तो वन होगा। क्यू बिट को प्रोग्राम करते हैं, वो होगा जीरो और वन, राइट। तो जब तक हम क्यू बिट को देख नहीं रहे हैं, तब तक वो जीरो एंड वन है, और जब हम उसको देख लेंगे, जब हम उसको ऑब्जर्व कर लेंगे, वो या तो जीरो होगा या तो वन होगा। अगेन आई नो, वेरी वेरी कंफ्यूजिंग, ये होगा, कंफ्यूजन होगा, धीरे धीरे वो भी क्लियर होगा। फिलहाल हमें ये जानना है और ये समझना है कि क्यूबिट जो है, जब तक उसको ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं, जब तक वो चल रहा है अपने अपने जोन में चल रहा है, तब तक वो जीरो और वन है, राइट। तो एक चीज होती है क्वांटम, क्वांटम क्वांटम हम इतना सुन रहे हैं, तो ये वर्ड का मतलब क्या है। ओके, क्वांटम मीन्स किसी चीज का एक हिस्सा, सिंपल। जैसे करंट अफेयर्स में आपने पढ़ा होगा कि भारत ने 1,000 करोड़ का क्वांटम दिया, या आरबीआई ने इतना क्वांटम के बॉन्ड्स रिलीज किए। तो क्वांटम क्या होता है, क्वांटिटी है, ये समझ लो आप। ओके, यहाँ पे क्वांटम का मतलब क्या है, एक यूनिट ऑफ एनर्जी,
ओके, यूनिट ऑफ एनर्जी। अब यहाँ पे सबसे ज्यादा जो छोटी यूनिट होती है, जितना मतलब एक यूनिट ऑफ एनर्जी जो एक क्यूबिट से दूसरे क्यूबिट में चले जाए, या एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में चले जाए, उसको बोलते हैं क्वांटम एनर्जी। सबसे छोटी एनर्जी जो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में चले जाए, उसको बोलते हैं क्वांटम एनर्जी। एग्जाम्पल सिंपल, जैसे लाइट का क्या होगा? लाइट एक एनर्जी है ना? आप एक बल्ब जलाते हैं, आप एक ट्यूबलाइट जलाते हैं, आप मोमबत्ती जलाते हैं, वो एक लाइट प्रोड्यूस करता है। उस लाइट का सबसे छोटा यूनिट क्या है? वो है फोटोन। ओके, तो द स्मॉलेस्ट क्वांटम ऑफ लाइट, सबसे छोटा क्वांटम ऑफ लाइट क्या होगा? वो होगा एक फोटोन। और जब हम इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं, उसका क्या है? इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे समझिए, क्वांटम क्या है? सबसे छोटी यूनिट है। लाइट की यूनिट क्या है? फोटोन। इलेक्ट्रिसिटी की यूनिट क्या है? सिंपल, इलेक्ट्रॉन। अब हम आते हैं क्वांटम मैकेनिक्स पे। जैसे मैंने इसका एक लाइन में डेफिनेशन दिया है, द फिजिक्स ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। इसको ध्यान रखना, मेंस में कभी भी अगर आपको लिखना पड़े, सिंपल सबसे छोटी डेफिनेशन यही है। कौन सब एटॉमिक पार्टिकल्स का जो फिजिक्स है, उसको बोलते हैं सब क्वांटम मैकेनिक्स। अब हमने क्लासिकल मैकेनिक्स समझ लिया है, राइट? उसमें हमने देखा है कि तीन लॉज होते हैं, है ना? और वो सबसे सही है बड़ी चीजों के लिए, जैसे हम जो हैं, धरती हो गई, ओके, सूरज हो गया, इंसान हो गया, कुत्ता बिल्ली जानवर कोई भी, एक मॉनिटर हो गया, एक बॉटल हो गई, एनीथिंग। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि ये चीज कहाँ पे काम नहीं करती है, क्लासिकल मैकेनिक्स कहाँ काम नहीं करता है? क्वांटम लेवल पे। क्वांटम लेवल मतलब सब अटोमिक लेवल, राइट? वहां पे क्वांटम फिजिक्स लगती है। ओके, और ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि एक टाइम पे एक ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करता है क्लासिकल मैकेनिक्स में एक जगह पे। लेकिन अभी मैंने क्यों बताया था, अब बता रहा हूँ। क्वांटम मैकेनिक्स में एक चीज होती है कि एक टाइम पे ऐसा कारनामा हो जाता है, चमत्कार हो जाता है कि एक इलेक्ट्रॉन जो है, ओके, वो पास कर सकता है दूसरे इलेक्ट्रॉन के थ्रू या एक दीवार के थ्रू। ओके, ये ध्यान रखना। ये आई नो बहुत कंफ्यूजिंग है, ओके, लेकिन इसमें क्या करना है, ये सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ एक अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये हमें जरूरी नहीं है कि मेंस में लिखने आए, ये जरूरी नहीं है कि ये प्रीलिम्स में कोई सवाल हो, ये जरूरी नहीं है कि अनटिल अनलेस आप एक फिजिक्स बैकग्राउंड से हो कि आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए। डोंट वरी। सो अगर नहीं समझ में आ रहा है, इट्स ओके, आप स्लाइड दोबारा देख सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो हमें बेसिकली ये समझना है कि क्वांटम मैकेनिक्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, फोटॉन्स, ये जो इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, इनका जो रूल है, ये जैसे काम करते हैं, ये कहाँ लिखा जाता है? क्वांटम मैकेनिक्स में लिखा जाता है, या क्वांटम मैकेनिक्स हमें बताती है। सिंपल। ओके, तो क्वांटम कंप्यूटिंग क्या है? अब देखो, अब तक हमने क्लासिकल कंप्यूटिंग समझा, क्लासिकल मैकेनिक्स समझा, क्वांटम मैकेनिक्स समझा, अब आते हैं क्वांटम कंप्यूटिंग पे। अब सिंपल सी बात समझो, क्वांटम कंप्यूटिंग काम ऐसे करती है जैसे उसको क्वांटम के रूल्स बोलेंगे, क्वांटम मैकेनिक्स बताइए। सिंपल। तो क्वांटम कंप्यूटिंग क्या है? जो कंप्यूटिंग क्वांटम रूल्स के हिसाब से हो, क्वांटम मैकेनिक्स के हिसाब से हो, बस यही डेफिनेशन है इसकी। क्वांटम मैकेनिक्स के जो रूल्स हैं, उसके हिसाब से हम जो जीरोज एंड वंस बताएंगे, मतलब हम जो डेटा हम समझने की कोशिश करेंगे, जो डेटा हम यूज करेंगे, उस कंप्यूटर को बोलेंगे क्वांटम कंप्यूटर। सिंपल। तो क्वांटम कंप्यूटिंग में क्या होता है? अब तक मैंने आपको सुपरपोजिशन ब्रीफली समझाया है ना? तो क्वांटम कंप्यूटिंग क्या होती है? क्यूबिट, जो क्यूबिट होता है, उसकी प्रॉपर्टी जो होती है, उसको यूज करता है। कौन सी प्रॉपर्टी? एक है सुपरपोजिशन और एक है एंटेंगलमेंट। ये मैं आपको आगे बताऊंगा, डोंट वरी। तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, अभी सिर्फ डेफिनेशन समझो। क्वांटम कंप्यूटिंग मैनिपुलेट्स डेटा, है ना? जो डेटा हम बनाते हैं, डिलीट करते हैं, रीड करते हैं, एडिट करते हैं, वो डेटा जो भी फंक्शन है डेटा का, वो होता है क्वांटम मैकेनिक्स के हिसाब से सिंपल। ओके, तो जो एक सुपरपोजिशन होती है,
जैसे मैंने आपको बताया था कि उसमें 0 और 1 एक साथ स्टोर हो जाएगा, मतलब डबल वैल्यू हो जाती है उसकी, डबल पावर हो जाता है। क्यूबिट आप ये समझो कि डबल पावर है उसके पास। हमारे पास नॉर्मली 2 बाजू हैं, उसके पास 4 हैं। ओके, तो उसके पास 4 डोल हैं, तो वो ज्यादा पावरफुल काम करेगा, ज्यादा सामान उठाएगा, ज्यादा लोगों को मार के आ जाएगा, पीट के आ जाएगा, जो भी। तो क्वांटम कंप्यूटिंग में सुपर पोजिशन की वजह से जो क्यूबिट होता है वो पैरेलली काम कर पाता है, और उसकी वजह से उसकी जो कैलकुलेट करने की स्पीड है वो बहुत बढ़ जाती है। और मैं बताता हूँ एक चीज की, जस्ट अ सेकेंड। एक ब्लैंक स्क्रीन लेके आते हैं। ओके, सॉरी, जस्ट अ सेकेंड। जस्ट अ बिट ऑफ टेक्निकल इशू। एनीवेज, लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो क्वांटम कंप्यूटिंग में हम जो देख रहे थे कि सुपर पोजिशन जो है उसकी वजह से काम डबल हो जाता है, और उसका एक ग्राफ होता है जो थोड़ा सा टेक्निकल है। ठीक है, लेट मी एक्सप्लेन दैट। राइट, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। तो क्लासिकल कंप्यूटर में क्या होता है, आप जितना प्रोसेसर बढ़ाएंगे उतना कैलकुलेशन इंक्रीज होगा, उसका जो स्पीड होता है वो इंक्रीज होगा। लेकिन ये होता है लीनियर, मतलब अगर आप एक प्रोसेसर बढ़ाओगे तो वो 1 यूनिट से आपकी स्पीड बढ़ाएगा। आप 2 प्रोसेसर बढ़ाओगे तो वो डबल करेगा। आप 3 बढ़ाओगे तो वो 3 गुना कर देगा। राइट। लेकिन जब आप क्वांटम कंप्यूटिंग से डील कर रहे हो, जब आप क्यूबिट से डील कर रहे हो, तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल काम होता है। कैसे, ग्राफ से समझाता हूँ। ओके, तो उसमें चीजें ऐसे बढ़ती हैं। मतलब एक टाइम ऐसा आएगा कि जब आप मान लो यहाँ पे 1 प्रोसेसर, 2 प्रोसेसर, 3 प्रोसेसर, ठीक है, एक प्रोसेसर ऐड किया तो उसकी स्पीड 1 गुना, मतलब फर्स्ट प्रोसेसर जब ऐड किया तो वो मान लो एक्स अमाउंट का काम कर रहा है। ठीक है, आपने 2 सेकंड प्रोसेसर ज्वाइन किया तो उसमें एक्स का डबल हो गया, एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू एक्स कर लो, बट यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगा। तो लेट्स से कि पहली बार जब उसने काम किया, एक क्यूबिट ने, उसने 10 यूनिट का काम किया। ओके, पहली जब हमने दूसरा जोड़ा तो मान लो 25 करेगा, एक्सपोनेंशियल है, समझाता हूँ। थर्ड जब आप ऐड करोगे तो वो मोस्ट प्रोबेबली 70 पे चला जाएगा। तो एक्सपोनेंशियल में क्या होता है कि यहाँ पे ज्यादा इंक्रीज आएगा। अगेन ये सी सेट में आप ग्राफ्स पढ़ेंगे तो उसके अंदर आता है ये। तो बेसिकली कहना ये है कि जो ग्रोथ है, पावर, जो ग्रोथ है पावर की, किसकी पावर, क्वांटम कंप्यूटर की, वो एक्सपोनेंशियल होगी। मतलब अगर आप 10 क्यूबिट जोड़ दोगे तो वो, यू नेवर नो वो कितना ऊपर जाएगा, कोई इसका लिमिटेशन नहीं है। ओके, बट क्लासिकल बिट में क्या होता है, आप एक करोगे तो एक ही बढ़ाएगा, एक दो करोगे डबल करेगा, 3 करोगे 3 गुना करेगा। आप 10 पे जाओगे ना क्वांटम कंप्यूटिंग में, 10 पे, तो वो पता नहीं 100 गुना नहीं करेगा, वो 1000 गुना भी कर सकता है। डिपेंड करता है आप उसको कैसे प्रोग्राम कर रहे हो। राइट। तो अगेन ये थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है, हमें इसमें अगेन ये मेंस में नहीं लिखना होगा आपको, ये मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ।
राइट। तो क्वांटम कंप्यूटिंग का अगर आपको कोई भी डेफिनेशन पूछे, आप सिंपल सा ये बोलो कि क्वांटम कंप्यूटर जो होता है वो इंफॉर्मेशन कैसे प्रोसेस करता है, वो प्रोसेस करता है क्वांटम बिट से। जस्ट अ सेकंड, क्वांटम, यहाँ पे डबल क्वांटम आ गया, वो क्वांटम बिट से या क्यूबिट से करता है, जो क्वांटम फिजिक्स को फॉलो करता है, सिंपल। तो ये डेफिनेशन है, ये आप रट लेना, इसको लिख देना, राइट। नेक्स्ट एक चीज देखते हैं, जो सेकंड प्रॉपर्टी है क्यूबिट की, जिसकी वजह से क्वांटम मैकेनिक्स, जो क्वांटम कंप्यूटर बनेगा क्वांटम मैकेनिक्स को फॉलो करते हुए, वो इतना पावरफुल बनेगा, वो है एंटेंगलमेंट। एंटेंगलमेंट क्या होता है कि मतलब सिंपल सा समझो कि वो फंसना होता है, एक तरीके से फंस गया, राइट। तो इसमें फंसना क्यों है? अब इसमें एंटेंगलमेंट में क्वांटम मैकेनिक्स हमें बताती है कि अगर दो पार्टिकल हैं, आप उन दो पार्टिकल को एंटेंगल कर दो, आप मिक्स कर दो, तो जब भी आप एक को ऑब्जर्व करोगे, दूसरे का प्रॉपर्टी आपको अपने आप पता चल जाएगा। जादू है ना। अभी कैसा है कि नॉर्मल क्लासिकल बिट में ऐसा कोई रिलेशन नहीं होता है, कोई भी क्लासिकल बिट दूसरे क्लासिकल बिट से रिलेटेड नहीं होती, सब अलग होते हैं। लेकिन क्वांटम बिट जो होती है वो रिलेटेड हो सकती है। मतलब कैसे? आप इमेज को देखिए। इमेज में क्या है कि अगर दो, ये 1 और 2, ये दो फोटॉन्स अनटेंगल्ड हैं, मिक्स किए हुए हैं, हमने कराए हैं, ये साइंटिस्ट कर सकते हैं। तो जब आप वन को ऑब्जर्व करोगे ना, तो आपने देखा कि अगर वो रेड है तो जो सेकंड होगा वो ब्लू होगा, और अगर आपने फर्स्ट को फिर से ऑब्जर्व किया मान लो और वो ब्लू निकला, तो सेकंड जो होगा वो रेड होगा। तो ये एंटेंगलमेंट है। अगर आप डायग्राम देखो तो उसमें केयरफुली ये चीज देखोगे ना कि जो फर्स्ट है और जो सेकंड है, वो आधे ब्लू हैं आधे रेड हैं, राइट। तो जब आप ऑब्जर्व करोगे, तो मैंने जैसा आपको बताया था कि जब तक ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं तब तक वो दोनों चीज होता है, जब ऑब्जर्व करते हो तो वो एक चीज हो जाता है। तो एंटेंगलमेंट में क्या होता है कि अगर आपने ऑब्जर्व किया और वन फर्स्ट फोटोन इज रेड, तो सेकंड फोटोन ब्लू होगा, डेफिनेटली होगा। तो इससे क्या होता है, अब इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि आप कैलकुलेशन और फास्ट कर सकते हो, आपको सेकंड तक जाने की जरूरत ही नहीं है, सिंपल। तो अगर आप वन को पकड़ लोगे, आपको पता चल जाएगा टू क्या कर रहा है। तो इससे क्या है, हमारी इंफॉर्मेशन गैदरिंग बहुत फास्ट हो जाती है, राइट। तो टेक्निकली अगर आप इसको समझना चाहो, इतना सिंपल सा समझना है कि दो पार्टिकल अगर एंटेंगल्ड हैं, तो अगर आप एक को समझ लोगे आपको दूसरा समझ में आ जाएगा, मतलब वो एक सिस्टम हो जाते हैं ये, राइट। ये इतना खतरनाक चीज है कि जो एल्बर्ट आइंस्टाइन थे, उन्होंने कहा था कि ये एक स्पूकी एक्शन है एट अ डिस्टेंस। स्पूकी मतलब भूतिया सा, डरावना सा, या मतलब अचंभित कर देने वाला, राइट। सो अब मेन चीज है कि कंसेप्ट हमारे खत्म हो गए हैं। अब हम ये समझते हैं कि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, क्वांटम कंप्यूटिंग क्यों न्यूज में है, क्यों यूपीएससी में हमें पढ़ना चाहिए, राइट। तो कई बार यूपीएससी क्या ये पूछ लेती है कि व्हाई इट इज इन न्यूज सो मच, राइट, या फिर वो एमसीक्यू में किसी तरीके से आपसे पूछ लेंगे। तो रीजन इसके सिंपल हैं कि बहुत सारी कंट्रीज, हम क्यों पढ़ रहे हैं मैं ये आपको बता रहा हूँ, ये नहीं मैं बता रहा हूँ कि क्वांटम कंप्यूटिंग फेमस क्यों हो रही है, मैं ये बता रहा हूँ हम क्यों पढ़ रहे हैं। तो रैपिड डेवलपमेंट हो रहा है, बहुत सारी कंट्रीज को इसका फायदा दिख गया है कि आप कैलकुलेशन तेज कर सकते हैं, राइट। तो उस चक्कर में अब बहुत सारी कंट्रीज ने बहुत पैसा लगा दिया है, यूएसए, फ्रांस, रशिया, चाइना। चाइना तो बहुत ज्यादा इस पर फोकस कर रहा है। तो एक रीजन ये है। दूसरा ये है कि जब आप कैलकुलेशन डबल ट्रिपल एक्सपोनेंशियल स्पीड से बढ़ा सकते हो, तो ये हर जगह इफेक्ट करेगा। जहां पे भी आप रह रहे हो, जो भी आप कर रहे हो, उसमें कैलकुलेशन इन्वॉल्व है। आप जीपीएस यूज कर रहे हो, उसमें कैलकुलेशन इन्वॉल्व है। आप कहीं ट्रिप पे जाते हो, आप देखते हो डिस्टेंस कितना है ना, वो सब में कैलकुलेशन इन्वॉल्व है। वेदर पैटर्न्स जो होते हैं हमारे, स्काईमेट करके एक ऑर्गेनाइजेशन है ना, इंडिया का जो कैलकुलेशन, इंडिया की जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो वो कैलकुलेट करती है मॉनसून का पाथ वगैरह जो भी है, उस सब में कैलकुलेशन लगता है, उसके लिए सुपर कंप्यूटर्स यूज होते हैं। तो जब आप क्वांटम कंप्यूटर यूज करोगे, आपको कम एनर्जी लगेगी और जल्दी काम निकलेगा,
तो ये हर जगह आपको इफेक्ट करेगा, जहां पे भी आपको कैलकुलेट करना है वहां पे क्वांटम कंप्यूटर बदल देगा चीजें। थर्ड, इंडिया के लिए सबसे एक बड़ा फायदा है कि इंडिया एक ग्लोबल लीडर बन सकता है। क्यों? क्योंकि ये चीज अभी स्टार्ट हुई है। अब कुछ चीजों में हम लीडर नहीं बन पा रहे हैं, दैट्स ओके। ऐसा कुछ नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कि हर चीज में ही आप आगे हों, बट आईटी में हम आगे रहते हैं, और ये आईटी का ही पार्ट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पार्ट है। तो हमें एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड हो रही है टेक्नोलॉजी की तरफ से कि लो, फायदा उठाओ, है ना। जो क्वांटम कंप्यूटिंग है ये फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से भी लिंक्ड है, जिसका पार्ट क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, है ना, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो इसमें कैसे पार्ट है ये? क्योंकि क्वांटम कंप्यूटिंग बहुत ज्यादा डेटा हैंडल कर सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग में क्या है, बहुत ज्यादा डेटा लगता है चीजें समझने के लिए। ऑलराइट, तो बहुत ज्यादा डेटा आएगा। अब नॉर्मल कंप्यूटर, अभी जो एआई का काम चलता है उसके लिए बहुत बड़े कंप्यूटर बनाने पड़ते हैं, सुपर कंप्यूटर्स सिंपली। तो जब ये आ जाएगा तो इतने बड़े कंप्यूटर नहीं बनाने पड़ेंगे। ओके। उसके बाद लिमिटेशंस ऑफ क्लासिकल कंप्यूटिंग, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने आपको समझाई थी ऊपर, कि ट्रांजिस्टर्स क्या हैं, वो छोटे होते जा रहे हैं। अब उसको आप इतना छोटा कर दे रहे हो कि वो एटम तक चला जाएगा, एटम के साइज पे चला जाएगा। तो वहां पे तो वो अलग ही बिहेव करता है, जैसे मैंने आपको बताया। कोई भी चीज आप एटॉमिक लेवल पे लेके जाओगे वो क्वांटम मैकेनिक्स के रूल फॉलो करेगी, आप ये समझ लो। ऑलराइट, नेक्स्ट लेट्स सी कि अभी एक आईबीएम ने रिसेंटली सबसे बड़ा क्वांटम कंप्यूटर निकाला है, 433 क्यूबिट्स, इतना बड़ा। एंड इट्स ह्यूज, मतलब कैपेसिटी में इट्स ह्यूज, राइट। तो जस्ट करंट अफेयर्स आपके लिए। नेक्स्ट एक टर्म देखते हैं, क्वांटम सुप्रेमेसी। ये मैंने आपको बताया था कि कैलकुलेशन जब स्पीड अप हो जाती है तो वो एक नॉर्मल कंप्यूटर से, जो क्लासिकल कंप्यूटर है, उससे तेज काम करेगा। कैलकुलेशन तेज हो गई क्योंकि सुपर पोजिशन और एंटेंगलमेंट को अगर आप यूज करोगे तो उसको यूज करके कैलकुलेशन एक्सपोनेंशियली बढ़ेगी, राइट। तो गूगल ने क्या किया कि जैसे यहाँ आप देख सकते हैं, वो अपने ही क्वांटम कंप्यूटर के बगल में खड़े हैं। तो इन्होंने क्या चीज करी है कि सुप्रीमेसी बताई है। सुप्रीमेसी का मतलब ये है कि क्वांटम कंप्यूटर ऐसा टास्क कर दे जो एक क्लासिकल कंप्यूटर नहीं कर सकता है, ठीक है। या तो नहीं कर सकता है, नहीं तो एक और ऑप्शन है कि एक नॉर्मल टाइम में नहीं कर सकता है। नॉर्मल टाइम मतलब 5 साल 10 साल में नहीं कर पाएगा, उसको लग जाएंगे 10,000 साल। फिर से बताता हूँ, अगर कोई एक टास्क है ना, वो टास्क या एक कैलकुलेशन है, उस कैलकुलेशन को करने में क्लासिकल कंप्यूटर को अगर 10,000 साल लग रहे हैं तो कोई फायदा है आपके लिए? बताओ, जिंदा रहोगे तब तक? ऑब्वियसली नॉट। तो क्वांटम कंप्यूटर एक कैलकुलेशन जो एक क्लासिकल कंप्यूटर 10,000 साल में कर रहा है, वो ये अभी कर देगा कुछ घंटों में। सोचो, कुछ घंटों में, कुछ दिनों में। कितना बड़ा फायदा है, कितनी जल्दी कैलकुलेशन सॉल्व हो रही है, और इन्होंने यही किया है। तो गूगल साइंटिस्ट ने बोला कि एक एग्जांपल जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि क्लासिकल कंप्यूटर 47 ईयर्स लेगा, जो इन्होंने अभी सुपरमेसी बनाई है, कि वो 47 ईयर्स लेगा क्लासिकल कंप्यूटर उस इशू को सॉल्व करने के लिए जो इन्होंने तुरंत कर दिया। ऑलराइट, और इनके प्रोसेसर का नाम है साइकामोर, ठीक है। तो सुपरमेसी मतलब क्या होता है, आप ऊपर हैं, जैसे सुपरमैन होता है, वो नॉर्मल ह्यूमंस के ऊपर है पावर में, वैसे ये सुपरमेसी है। सुपरमेसी मतलब ऊपर होना, पावरफुल होना। तो क्वांटम कंप्यूटर सुपरमेसी प्रूव तब कर सकता है जब वो कुछ करके दिखाए। तो कर दिया है ऑलरेडी, गूगल क्लेम कर रहा है कि उनके साइंटिस्ट ने ये चीज कर दी है, राइट। तो ये कुछ टर्म्स थे करंट अफेयर्स के। नेक्स्ट एक चीज आते हैं एप्लीकेशंस पे। अब यहाँ से आपको समझ में आएगा ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है सिक्योर कम्युनिकेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट है अभी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, और इसी पे सबसे ज्यादा लोग फोकस कर रहे हैं। इसमें क्या होता है कि हमारे डिफेंस के इंस्टॉलेशन होते हैं, हमारी सैटेलाइट्स हैं, हम उनसे कांटेक्ट करते हैं, मतलब इंडियन सैटेलाइट्स। और हमारी तो स्पाई सैटेलाइट्स भी होती हैं, तो हम उनसे भी कांटेक्ट करते हैं, राइट। तो
हमारा कम्युनिकेशन हमारे सैटेलाइट्स के बीच में, हमारी आर्मी के साथ, हमारी नेवी के साथ, हमारे एयरफोर्स के साथ, इवन सीआरपीएफ, जो भी आप बोलो, हमारी मिलिट्री बोलो आप, पैरामिलिट्री और मिलिट्री के साथ जो भी हमारा कनेक्शन है वो हैक नहीं होना चाहिए, है ना। हमारे गवर्नमेंट्स के जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी हैक नहीं होने चाहिए। तो ये चीज अभी कैसे होता है, अभी क्या होता है, हम इतना डिफिकल्ट बना देते हैं तोड़ना उसको कि कैलकुलेशन बहुत लगती है, ठीक है। तो सुपर कंप्यूटर लगेगा उस चीज को तोड़ने के लिए, राइट। तो इस चीज को बोलते हैं एनक्रिप्शन। ये चीज को मैं छुपा दे रहा हूँ। मैं मान लो मैं और आप बात कर रहे हैं अभी, तो अगर ये वीडियो रिकॉर्डिंग हैक हो जाए, ठीक है, तो ऑब्वियसली कोई अपने नाम से दे सकता है, कुछ भी हो सकता है। मैं आपको भेज रहा हूँ, तो मान लो मैं इसको एक ऐसे फोल्डर में डाल के भेज रहा हूँ कि मैं आपको एक पासवर्ड दूंगा, उसी से वो फोल्डर खुलेगा। सिंपल सा एग्जांपल। जैसे हम आपको ऑनलाइन जब आप एक्सेस करते हो वीडियोस, तो आपको एक यूजर नेम पासवर्ड दिया जाता है ताकि आप ही एक्सेस करो, राइट। तो इसी तरीके से हम चीज को छुपाते हैं ताकि जिसके लिए बना है उसी को मिले। लेकिन क्वांटम टेक्नोलॉजी इतना तेज है, इतना फास्ट है ना, जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, वो नॉर्मल जो कंप्यूटर है, क्लासिकल टेक्नोलॉजी से जो हमने एनक्रिप्ट किया है, उसको तुरंत तोड़ देगा, राइट। तो इसीलिए कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इसका क्रूशियल रोल है। ओके। इंडिया में इवन के एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है बैंगलोर में जो इस पे काम कर रही है। फिर नेक्स्ट है एक फंडामेंटल रिसर्च। फंडामेंटल रिसर्च मतलब क्या है? जो बेसिक फिजिक्स केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, उनके लिए जो रिसर्च है उसको फंडामेंटल रिसर्च बोलते हैं, क्योंकि ये चीजें हमारी दुनिया बनाती हैं, है ना। फंडामेंटल है, बेसिक बेसिस है, हमारा फाउंडेशन है। तो जैसे ब्लैक होल हो गया, उसका रिसर्च हो गया, ये फिजिक्स का एग्जांपल। बायो का एग्जांपल हम ले सकते हैं कि जैसे जो डीएनए है उसको स्टडी करने के लिए, जैसे एक जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट है, उसमें सुपर कंप्यूटर लगता है। तो उसको टाइम लगता है चीजें सॉल्व करने में, डीएनए को डिकोड करने में और डिजीजेस वगैरह को जज करने में। क्वांटम कंप्यूटर उसको तुरंत कर देगा, राइट। यही चीज आप एग्रीकल्चर में कर सकते हो कि अगर आप एक सीड को मॉडिफाई कर रहे हो, उसको जीएमओ बना रहे हो, तो उसका इफेक्ट क्या होगा। फिर आता है डिजास्टर मैनेजमेंट। मतलब सुनामी को कैसे जज करना है, कैसे आएगी, कहाँ इफेक्ट करेगी, कितने एरिया पे जाएगी, ठीक है। तो ये जो डेटा कलेक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डेटा कलेक्ट होके उसको डेटा कलेक्ट करके उसको हमें जज करना है कि ये सही है कि नहीं, ये सही आउटपुट दे रहा है कि नहीं। तो ये सब में क्वांटम कंप्यूटिंग बेनिफिट करेगी, राइट। आगे बढ़ते हैं फार्मास्यूटिकल्स में, कि बीमारी का सोल्यूशन ढूंढना भी मुश्किल होता है। जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं वही ढूंढ पाते हैं, छोटे ऑर्गेनाइजेशन नहीं ढूंढ पाते हैं। छोटे ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ज्यादा R&D में फिर इन्वेस्ट करना पड़ता है, उतना नहीं होता है। तो अगर एक सुपर कंप्यूटर उनको मिल जाए तो व्हाई नॉट। छोटे कंपनी भी अच्छे से इनोवेट कर पाएगा। बड़े कंपनी क्या है वो, देखिए बिजनेस बिजनेस होता है, राइट। तो ये एक सोशल फैक्टर भी आ जाता है इसके अंदर कि छोटे ऑर्गेनाइजेशन कई बार किसी ऐसे डिजीज पे फोकस करेगा जो बड़ी कंपनी नहीं कर रही है, ठीक है। और बहुत ऐसे डिजीज हैं जैसे एल्जाइमर्स हो गया, कैंसर हो गया, राइट, जो नॉर्मली अभी हम एक तरीके से कैंसर हम ढूंढ रहे हैं, उसके इलाज भी बहुत ज्यादा आ गए हैं चीजों में, बट इलाज इन द सेंस वो सिर्फ एक लेबोरेटरी में काम किए हैं, वो किसी इंसान पे काम नहीं किए हैं। तो उन चीजों को जल्दी कैसे करें वो आपको क्वांटम कंप्यूटर बता सकता है, राइट। और लास्ट वाला तो मैंने आपको बताया ही है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है। हाँ, एक और पॉइंट है कि फार्मास्यूटिकल में इंडिया का बहुत इंटरेस्ट है। इंडिया का बहुत इंटरेस्ट है क्योंकि हम एक जेनेरिक मेडिसिन के पावर हाउस हैं, वर्ल्ड लीडर हैं। तो हम क्यों ना और भी चीजें करें, इनोवेशन, क्योंकि इंडिया में इनोवेट करने से बहुत ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि बहुत इंप्लॉयमेंट क्रिएट होगा, राइट। एनीवे, नेक्स्ट टॉपिक। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है उसमें भी हेल्प करेगा, जैसे मैंने आपको बता दिया है। देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत डेटा लगता है, उसको चीजें सिखानी होती हैं। तो वो डेटा तो है, लेकिन उसको कैलकुलेट करने के लिए सुपर कंप्यूटर्स लगते हैं। तो वही चीजें क्वांटम कंप्यूटर बहुत तेजी से कर देगा, राइट। फिर एक ये चीज है, मैं इंपॉर्टेंस बताता हूँ कि 2022 में नोबेल प्राइज के लिए जो चूज किया गया फिजिक्स के लिए, वो
क्वांटम कंप्यूटिंग का ही था। तो इन्होंने क्या दिखाया था कि एंटेंगलमेंट जो है वो इन्होंने करके दिखाई थी कि कैसे होता है। तो बस यही समझना, एंटेंगलमेंट मैंने आपको क्या समझाया था। दो बिट होंगी, बिट वन, सॉरी क्यूबिट वन, क्यूबिट टू। तो जब आप क्यूबिट वन को ऑब्जर्व करोगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा क्यूबिट टू क्या कर रहा है, उसका स्टेट क्या है। तो ये एंटेंगलमेंट की वजह से पता चलता है। तो कुछ नहीं होता, देखो क्यूबिट की जो भी प्रॉपर्टीज हैं, क्वांटम मैकेनिक्स की जो भी प्रॉपर्टीज हैं, उसकी वजह से कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा। आप बस ये समझो, सिंपल सा आपको यही समझना है। ऑलराइट। तो अभी जैसे ये जो स्लाइड्स मैंने स्ट्रक्चर करी हैं, ये एक थीम जैसे क्या है इसका, कि पहले हम समझेंगे कि क्या है ये, राइट। उसके बाद हम समझेंगे कि ये कैसे अप्लाई होता है, राइट। हमने एप्लीकेशन देख ली। उसके बाद अभी देखते हैं कि इसको करने के लिए लोग क्या क्या कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया था बहुत कंट्रीज इसमें इन्वेस्ट कर रही हैं, राइट। तो अब हम देखते हैं कि एफर्ट्स अराउंड द वर्ल्ड। तो एफर्ट्स क्या रहे हैं कि यूएसए, चाइना, ये बहुत सारे पेटेंट्स फाइल कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल लास्ट डेटा जो है चाइना का, कि 492 पेटेंट्स फाइल हुए थे चाइना में। 492, 2018 की बात है, कैन यू इमेजिन अभी कितना बढ़ गया होगा। तो 2018 में यूएसए ने भी क्या सपोर्ट किया है कि उन्होंने एक लॉ बनाया जिससे वो 1.2 बिलियन डॉलर्स देंगे क्वांटम रिसर्च के लिए, राइट। सैडली इंडिया में थोड़ा सा ये चीज़ नहीं है फिलहाल। हमारे यहाँ तो जो पब्लिश हुए पेपर्स भी, सिर्फ पेपर्स, थ्योरेटिकल पेपर्स जो हैं वो पब्लिश हुए हैं, वो 10 साल में 100 से भी कम है, विच इज़ अ लिटिल सैड। बट अगेन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ क्वांटम कंप्यूटिंग, और उसके लिए उन्होंने बहुत सारे इनिशिएटिव्स स्टार्ट किए हैं। प्राइवेट इनिशिएटिव्स भी हैं इंडिया में, और गवर्नमेंट की डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी इसमें काम कर रही हैं। जैसे इसरो है, और रमन इंस्टीट्यूट जो है, राइट, उनका भी एक अपना प्रोग्राम है। आई अभी बताऊंगा मैं आपको। तो एक सबसे मेजर चीज जो अभी हुई है वो है क्वांटम कंप्यूटिंग एप्लीकेशंस लैब, QCAL। इसमें क्या है कि गवर्नमेंट ने कोलैबोरेट किया है अमेजॉन वेब सर्विसेज के साथ, राइट। उनके साथ कोलैब करके क्या करेंगे कि जो साइंटिस्ट हैं, जो रिसर्चर्स हैं, उनको एक्सेस दिया जाएगा क्वांटम कंप्यूटिंग का और टूल्स का, क्योंकि हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है। सिंपल सी बात है, इट्स अ वेरी कॉस्टली थिंग। और मैं आपको बताऊंगा कि इसको मेंटेन करने में तो और इट्स वेरी डिमांडिंग, राइट। फिर एक है नेशनल मिशन ऑन क्वांटम टेक्नोलॉजीज एंड एप्लीकेशंस, ऑलराइट। फिर एक है कि इंडियन आर्मी ने एक रिसर्च फैसिलिटी डाली है मध्य प्रदेश में, और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस उन्होंने एक और फैसिलिटी लगाई है पुणे में आर्मी के साथ। तो आर्मी भी इसमें अब घुस रही है, क्योंकि उनको, मैंने आपको क्या बताया था, उनको रियलाइज हो गया है कि कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी के जो कम्युनिकेशंस हैं वो हम क्लासिकल मैकेनिक्स के रूल से हमने बंद किया हुआ। मतलब बेसिकली क्या है, अभी के जो कैलकुलेशन है वो हमने इतने मैथमेटिकली डिफिकल्ट बना रखे हैं ना, कि नॉर्मल कंप्यूटर को सॉल्व करने में 10 साल लग जाएगा, 20 साल लग जाएगा, या 10,000 साल लग जाएगा ऐसे। क्वांटम कंप्यूटिंग, लेकिन मैंने आपको बताया कि वो कैलकुलेशन बहुत फास्ट करता है, तो वो बहुत जल्दी उस मैथ को तोड़ देगा, राइट। फिर एक नेशनल क्वांटम मिशन है, इसमें 6,000 करोड़ दिए गए हैं। 2018 में एक QUST बनाया था, क्वांटम क्वांटम एनेबल्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, राइट। इसमें बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्व हैं जिसके अंदर रिसर्च करी जाएगी ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे। एक बहुत इंटरेस्टिंग जो आपको पता होना चाहिए वो है इसरो का रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ जो कोलैबोरेशन है, क्वांटम एक्सपेरिमेंट्स यूजिंग सैटेलाइट टेक्नोलॉजी। अब इसमें क्या है, जैसे मैंने आपको बताया था कि सैटेलाइट के साथ कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा, क्योंकि हमारी नॉर्मल सैटेलाइट्स भी हैं, हमारी स्पाई सैटेलाइट्स भी हैं। तो हमें उनके साथ कम्युनिकेट करना पड़ेगा ताकि हमारे डेटा सही आए। हम डिफेंस के टाइम पे, हम किसी वॉर या किसी भी सिक्योरिटी के इशू के टाइम पर हम सैटेलाइट को यूज करना चाहेंगे। और नॉर्मली भी होता है, टीवी आपका जैसे DTH है वो सैटेलाइट से ही चलता है। तो ये जो कोलैबोरेशन है, इन्होंने अभी सक्सेसफुली 1-2 साल पहले, अराउंड आई थिंक 2021 में, इन्होंने जो कम्युनिकेशन है वो करके दिखाया है। 50 मीटर्स के डिस्टेंस पे इन्होंने कम्युनिकेशन करके दिखाया क्वांटम टेक्नोलॉजी को यूज करके, और ये बहुत बड़ी बात है,
क्योंकि क्वांटम टेक्नोलॉजी को एग्जीक्यूट करना, उसको मेंटेन रखना एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टास्क है, राइट। तो ब्रीफली इसको देख लेते हैं, नेशनल मिशन ऑन क्वांटम टेक्नोलॉजीज एंड एप्लीकेशन। जस्ट अ सेकंड। ओके, एनीवेज, तो इसमें क्या है, ऑब्जेक्टिव्स हमें इसके देखने हैं, ठीक है। तो पहले तो ये है कि घर की चीज बनानी है, हमें घर की चीज बनानी है। सेकेंडली, जो भी कोलैबोरेशन है वो हमें प्रमोट करना है, किसके बीच में, यूनिवर्सिटीज के बीच में, इंडस्ट्री के बीच में, और जो रिसर्च करते हैं उनके बीच में। मतलब जो पढ़ाया जा रहा है, जो रिसर्च हो रहा है और जो इम्प्लीमेंट हो रहा है, सबके बीच में कोलैबोरेशन चाहिए, राइट। उसके बाद एक इकोसिस्टम बनाना है रिसर्च एंड डेवलपमेंट का। ये तो सीधी सी बात है, ये तो हर किसी गवर्नमेंट पॉलिसी में होता भी है, ये आप जनरली आप लिख भी सकते हो, ठीक है। अब रिसर्च करने के लिए क्या लगता है, रिसर्च करने के लिए इंसान लगते हैं, इंसान को स्किल बनवाना है, स्किल्ड बनाना है, तो उसके लिए भी इसमें एक प्रोविजन है, ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट ये भी आजकल ध्यान दे रही है पिछले 5-10 ईयर्स से कि जो भी टेक्नोलॉजी हम बना रहे हैं उसको कमर्शियली यूज कर पाए। तो ये एक थोड़ा सा कैपिटलिस्ट इसमें एंगल आ जाता है, बट दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग और ये बहुत अच्छी चीज है कि जो भी हम बना रहे हैं उसको हम यूज भी कर पाए, राइट। अब इसके अंदर कुछ की टर्म्स हैं वो आप ध्यान रखिए। क्वांटम कंप्यूटिंग जो मैं आपको समझा चुका हूँ, क्वांटम कम्युनिकेशन जैसे मैंने आपको बताया सैटेलाइट का, है ना। क्वांटम सेंसिंग, अब इसमें क्या होता है, जो रिमोट सेंसिंग हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं वही चीज है ये, बस क्वांटम टेक्नोलॉजी को यूज करके। उससे क्या है, जल्दी चीजें होंगी और ज्यादा एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन आएगा चीजों का। क्वांटम मीटरोलॉजी, अब इसमें सिंपल सी बात है कि जो भी अभी हम चीजें करते हैं उसको और बेटर की जाए। क्वांटम मटेरियल एंड डिवाइसेस, अब ये काफी इंटरेस्टिंग है कि इसमें चीजें ऐसी बनाई जाएंगी, नए नए मटेरियल बनाए जाएंगे जो हम यूज कर पाए। ये बहुत इंटरेस्टिंग एक चीज है। नेक्स्ट आते हैं चैलेंजेस पे। ये चैलेंजेस अब किसके हैं, ये चैलेंजेस हैं टेक्नोलॉजी के, क्योंकि मैं आगे आपको बताऊंगा चैलेंजेस इंडिया के लिए क्या है। क्वांटम टेक्नोलॉजी के जो चैलेंजेस हैं वो क्या है। अब देखिए, इस टेक्नोलॉजी को बनाने में बहुत, पहली बात तो सीरियसली बहुत रिसर्च है, बहुत फंडिंग लगती है, बहुत स्किल्ड लोग चाहिए। और स्किल्ड ऐसे भी नहीं कि एक चीज में, उनको मैथ्स भी आना चाहिए, उनको साइंस भी आना चाहिए, उनको फिजिक्स समझनी चाहिए, मैथ्स फिजिक्स कोडिंग तीनों। और दिस इज अ वेरी रेयर कॉम्बिनेशन, ऐसे बहुत कम लोग हैं दुनिया में जो तीनों में चीजें समझते हैं और एक ऐसे लेवल पे हैं कि नई चीज बना सकें। समझ रहे हो, नई चीज बनाना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो ऐसा एक सबसे बड़ा ये डिफिकल्टी है स्किल्ड लेबर का, पूरी दुनिया के लिए है तो इंडिया के लिए भी। और एक और है कि जो साइंटिस्ट मानते हैं कि अगर आपको प्रैक्टिकल सुपर कंप्यूटर, सॉरी प्रैक्टिकल क्वांटम कंप्यूटर चाहिए, वो 1000 क्यूबिट्स का होना चाहिए। बट अभी जैसे मैंने आपको दिखाया है कि 433 का अभी है जो लेटेस्ट है, राइट। एक और चीज है कि क्वांटम कंप्यूटिंग जो है वो बहुत ही कम टेम्परेचर में काम करता है, -273 डिग्री सेल्सियस। इसको इतना ठंडा रखना पड़ता है। इसको बोलते हैं 0 केल्विन, या फिर इसको बोलेंगे एब्सोल्यूट जीरो, जैसे मैंने यहाँ लिखा है एब्सोल्यूट जीरो। और इसके बाद एक और चीज होती है, एक तो टेम्परेचर का इशू हो गया, फिर क्या है ना, ये बहुत सेंसिटिव होता है तो रेडिएशन से बहुत इफेक्ट हो जाता है। मतलब मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने आपको पीछे बताया था कि इसरो और रमन इंस्टीट्यूट ने कोलैब किया था, तो उन्होंने जब चीजें एक्चुअली में इम्प्लीमेंट करी ना रियल वर्ल्ड में, तब उन्होंने रात को करी, क्योंकि दिन में जो फोटॉन्स आते हैं उनसे डिस्टरबेंस आए। सोचो इतना सेंसिटिव है कि लाइट से इसको सेंसिटिविटी है, राइट। उसके बाद जो हम इसके अंदर सर्किट यूज करते हैं, उसमें अगर हल्का सा भी डिफेक्ट आ गया, पूरा खत्म, पूरा खत्म। क्योंकि ये जो क्यूबिट्स होते हैं ये दे आर मेड ऑफ एटॉमिक पार्टिकल्स और ये बहुत सेंसिटिव होते हैं, जैसा मैंने अभी आपको बताया, राइट। तो अभी तक कोई भी ऐसा कंप्यूटर नहीं बना है, क्वांटम कंप्यूटर, जो ये सारी चीजें एलिमिनेट कर दें। सोचो, आई एम टॉकिंग अबाउट 2023, इसमें भी चीजें अभी इतनी बनी ही नहीं है, विच इज नॉट सैड, विच इज लाइक अभी ये बन रहा है। एंड अच्छी बात है, चीजें डेवलप हो रही हैं, हमें चीजें पता चल रही हैं। तो टेक्नोलॉजी का जो इशू है ये मैंने आपको यहाँ बताया, राइट। अब इंडिया के लिए क्या दिक्कतें हैं, ठीक है। सबसे पहला तो रिसर्च ही है कि हमें बहुत इसमें पैसा डालना पड़ेगा, बहुत इसमें स्किल डेवलपमेंट डालना पड़ेगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड रिसर्च है, बहुत गलतियां होंगी, रिजल्ट बहुत टाइम तक नहीं आएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत डेवलप करना पड़ेगा, बहुत सारे नए नए इक्विपमेंट्स बनाने पड़ेंगे।
तो इसमें ये दिक्कतें आएंगी। नेक्स्ट है स्किल्ड वर्कफोर्स। इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि मैथ्स, फिजिक्स, कोडिंग, ये सब, ये तीनों आना चाहिए। अब इसके लिए ये भी है कि या तो आप बाहर से लोगों को बुला लो या आप अंदर ही ट्रेन करो लोगों को इंडिया में ही, तो वो भी इंपॉर्टेंट है कि हमें नए नए ट्रेनिंग कॉलेजेस बनाने पड़ेंगे, राइट, नए नए मॉड्यूल्स बनाने पड़ेंगे कि लोगों को आप समझा पाओ, राइट। नेक्स्ट इज कंपटीशन है इंडिया के साथ। जैसे मैंने आपको बताया था, यूएसए में इतने ज्यादा पेटेंट्स फाइल हो रहे हैं, चाइना में हो रहे हैं, रिसर्च पेपर्स वो बना रहे हैं, इंडिया में सैडली चीजें उतनी अच्छी नहीं है फिलहाल, तो ये भी एक चैलेंज है। उसके बाद फंडिंग, अब जैसे आपको पता है वी आर अ डेवलपिंग कंट्री, तो हम लोग हेल्थ और एजुकेशन में कितना इन्वेस्ट करते हैं आपको पता ही है। आपने ये भी देखा है कि उसके खिलाफ कितना क्रिटिसिज्म भी आया है। तो ये चीजें हैं, इंडिया में इश्यूज हैं, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट इज सपोर्टिंग। जैसे मैंने आपको बताया, उनके पास होंगे 6,000 करोड़, तो उन्होंने दिए, विच इज अ ह्यूज अमाउंट, कोई छोटी बात तो नहीं है। और इंडिया एक आगे बढ़ भी सकता है इसमें, क्योंकि हमारे यहाँ आईटी रिसोर्सेज अच्छे हैं। फिर उसके बाद एथिक्स में भी इसमें इशू आ सकते हैं। क्यों? एथिक्स मतलब इसमें क्या आएगा, वो आपका डेटा चोरी ना कर ले। क्वांटम कंप्यूटर इतना तेज है कि नॉर्मल कंप्यूटर तो रोक नहीं पाएगा, तो आपको भी क्या क्वांटम कंप्यूटर रखना पड़ेगा अब डेटा सेव कर रखने के लिए। सोचो, मतलब अभी तो हम नॉर्मल लैपटॉप पे चीजें सेव कर रहे हैं, हार्ड ड्राइव में। अब कोई नॉर्मल हैक करने आता है तो हम तो एंटीवायरस डाल लेते हैं, थोड़ा बच जाते हैं। क्वांटम कंप्यूटर हैक करने आएगा तो फिर तो नॉर्मल एंटीवायरस भी नहीं कर पाएगा, तो ये इश्यूज हैं। तो उसके बाद एक चीज आती है स्टैंडर्डाइजेशन एंड इंटरऑपरेबिलिटी। अब ये थोड़ा सा टेक्निकल चीज है। इसमें क्या होता है, देखो, कोई भी चीज आप बनाते हो उसका एक स्टैंडर्ड रखो, राइट, कि हाँ मेरी जो बाइक है उसका पहिया इतना बड़ा रहेगा, ऐसे बनेगा, ये वाला हम स्टील यूज करेंगे। यही चीज क्वांटम में करना पड़ेगा। मतलब इंडिया में जो भी ऑर्गेनाइजेशन ये कर रही है, उसमें मान लो आईआईटी दिल्ली कुछ बना रहा है, फिर आईआईटी बॉम्बे कुछ बना रहा है, फिर टी टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च वो कुछ बना रहे हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर वो कुछ बना रहा है, लेकिन सब अपना अलग अलग बना रहे हैं, कोई स्टैंडर्ड नहीं है। तो ये भी एक दिक्कत है। तो ये सब बात करके दे शुड टॉक एंड दे शुड क्रिएट अ स्टैंडर्ड कि हाँ ऐसे काम कर लेते हैं तो आसानी होगी, ताकि इंफॉर्मेशन शेयर हो। अब वो बोलेंगे कि सर हमने तो ये ऐड कर दिया, कोई एक बोले ऑर्गेनाइजेशन, फिर दूसरा बोले अरे अच्छा आपने ऐसे कर दिया, ठीक है हम तो ऐसे नहीं कर रहे। तो इससे क्या है, कोलैबोरेशन कम होगी, और कोलैबोरेशन से ही हम आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी में बहुत दिमाग चाहिए। इंटरऑपरेबिलिटी क्या होता है कि एक सिस्टम मान लो दिल्ली ने बना दिया, वो कहीं यूज ही नहीं हो पा रहा, या आईटी बॉम्बे ने कुछ बना दिया, वो आईटी दिल्ली यूज नहीं कर पा रही। तो अगर आप एक स्टैंडर्ड रखोगे तो इंटरऑपरेबल हो जाएगा। जैसे मैं आप एग्जांपल दूं कि रॉयल एनफील्ड के बारे में मैंने ऐसा सुना था कि उनकी जो बाइक्स होती हैं उनके क्लच केबल आप किसी के भी लगा लो इमरजेंसी में, लग जाते हैं। तो वो इसीलिए है कि उन्होंने एक स्टैंडर्ड रखा है, वो एक ही स्टैंडर्ड यूज करते हैं। जैसे रॉयल एनफील्ड का क्लासिक का आप स्टैंडर्ड में लगा सकते हो, बुलेट में आप थंडरबर्ड में लगा सकते हो, या थंडरबर्ड का आप किसी और में लगा सकते हो। दैट्स अ गुड थिंग। और सबसे इंपॉर्टेंट है सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस किस चीज में, कि हम जो ये क्वांटम कंप्यूटर बनाएंगे या उसमें रिसर्च करेंगे, तो उस रिसर्च में हम, जैसे मैंने आपको बताया, इक्विपमेंट चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। तो इंफ्रा तो हम बना देंगे, इलेक्ट्रिसिटी, कूलिंग सिस्टम्स वगैरह, लेकिन जो चिप्स हैं वो अभी भी हमारे यहाँ चिप्स नहीं बनती हैं, राइट। तो ये कुछ इश्यूज हैं इंडिया के, ध्यान रखना इंडिया के। तो ऑब्वियसली हमारे पास कुछ सोल्यूशन होना चाहिए, और एग्जाम में भी ऐसा ही आपको करना है। अगर आप कुछ इशू बता रहे हो तो आपको पक्का 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 से सोल्यूशन बताना है। प्लीज डू नॉट एवर लीव योर आंसर विदाउट प्रोवाइडिंग अ सोल्यूशन। इफ यू आर प्रोवाइडिंग अ इशू, आप कुछ बता रहे हो कि हाँ कुछ गड़बड़ है, गवर्नमेंट ये सही नहीं कर रही है, अरे तो सही क्या करें आप ये तो बताओ, है ना। क्रिटिसाइज करना बहुत आसान है, आपको कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म देना है आंसर में। तो वे फॉरवर्ड आप खुद भी सोच सकते हो कि हमें, जो गवर्नमेंट है उसको कोलैबोरेट करना चाहिए सबके साथ, यूनिवर्सिटी के साथ, जो साइंटिस्ट्स हैं उनके साथ, जो इंडस्ट्री है उसके साथ, सबके साथ कोलैबोरेशन करना चाहिए। फिर पब्लिक अवेयरनेस एंड आउटरीच, ये इंपॉर्टेंट है, ताकि जैसे लोग क्रिटिसाइज करते हैं ना कि इतना गरीब देश है तो इतना क्यों आप स्पेस पे खर्च कर रहे हैं, है ना, वो तो चलो कुछ लोग क्रिटिसाइज करते हैं, वो तो करेंगे ही। तो हमें उसको काउंटर करने के लिए यही है कि हमें आम नागरिक को बताना पड़ेगा कि ये चीजें आ रही हैं, क्वांटम टेक्नोलॉजी आ रही है, और कई जगह आ भी चुकी है। जैसे 430, जैसे मैंने आपको बताया गूगल ने सुपरमेसी अपना बताया, तो बट ये है कि कोई प्रैक्टिकल कंप्यूटर अभी तक नहीं है। तो ये चीज होने वाली है, और जो चीज इसको कर लेगा वो एक क्वांटम सुपरमैन हो जाएगा, सुपर कंट्री हो जाएगा। तो हमें ये आम नागरिक को बताना पड़ेगा
कि ये चीज़ करना बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद इंडिया को खासकर स्किल और इंफ्रा तो बनाना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बिना काम होगा ही नहीं। फिर एक चीज़ है जो मैं आपको थोड़ा सा एक डिफरेंट एक पॉइंट देता हूँ, जो बहुत कम जगह आपको मिलेगा, कि सिंगापुर में और चाइना में उन्होंने एक चीज़ करी है कि जो फंडिंग है वो सिर्फ गवर्नमेंट नहीं करती है, वो फिलैंथ्रोपिस्ट को भी बोलते हैं कि आप भी पैसा डालिए, प्राइवेट को भी बोलते हैं कि आप पैसा डालिए, इंडस्ट्री को भी बोलते हैं कि आप पैसा डालिए। अब यहाँ तो इंडस्ट्री को बोलते हैं, लेकिन फिलैंथ्रोपी जो है ना टेक्नोलॉजी में, वो थोड़ी सी कम है। लोग यूजुअली सोशल कॉजेस के लिए ज्यादा फिलैंथ्रोपी करते हैं। तो यहाँ पे सिंगापुर और चाइना ने ये मेथड बहुत बार यूज किया है कि बहुत सारे जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो उन्होंने प्राइवेट से भी करवाए हैं, खासकर फिलैंथ्रोपिस्ट से। तो उससे क्या है, गवर्नमेंट पे कम प्रेशर आएगा, टैक्स पेयर्स का मनी जो है वो कहीं और भी यूज हो सकता है, राइट। सो दीज आर द वे फॉरवर्ड्स दैट यू कैन यूज, है ना। और इसको यूज करके आप बता सकते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्वेबल है, अगर प्रॉपर आपके पास स्किल है, इक्विपमेंट है, प्रॉपर फंडिंग है ना। तो कुछ ना कुछ ट्रिकी चीजें करनी पड़ती हैं, जैसे ये क्रिएटिव सोल्यूशन मुझे लगता है काफी, जिसको इंसान कर सकता है। ओके, तो दिस इज हाउ यू कैन ऑल्सो आंसर एनीथिंग ऑन क्वांटम कंप्यूटिंग। मैंने आपको इश्यूज बता दिए हैं, मैंने आपको क्या है क्वांटम कंप्यूटिंग वो बता दिए। जैसे मेरा एक मेथड है कि जब भी लेक्चर खत्म होता है आई क्विकली रिवाइज एवरीथिंग। तो पहले मैंने आपको डेफिनेशंस बताई, राइट, हर चीज़ को डिफाइन कर दिया मैंने, क्यूबिट बता दिया, बिट बता दिया, क्वांटम कंप्यूटिंग बता दिया, मैकेनिकल कंप्यूटिंग बता, क्लासिकल कंप्यूटिंग बता दिया। उसके बाद मैंने आपको दो प्रॉपर्टीज बताई, विचार, सुपरपोजिशन एंड एंटेंगलमेंट। हाँ, ये भी बताया कि इशू क्या है, क्यों हम क्वांटम कंप्यूटर्स पे जा रहे हैं। सुपरपोजिशन बताया, एग्जांपल दिखा दिया, क्वांटम मैकेनिक्स का डेफिनेशन, क्वांटम कंप्यूटिंग का डेफिनेशन, ये डेफिनेशन है, इसको आप रट लेना। एंटेंगलमेंट मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ तक कंसेप्ट थे। उसके बाद हमने समझा कि भाई क्यों पढ़ना है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद करंट अफेयर्स का एग्जांपल दे दिया, क्यों पढ़ना है, ये देखो आईबीएम ये कर रहा है, गूगल ये कर रहा है। फिर हमने एप्लीकेशंस देख लिए। उसके बाद हमने एक और लिंक देखा करंट अफेयर्स में कि नोबेल प्राइज मिला है 2022 में। फिर एफर्ट्स क्या चल रहे हैं दुनिया के और इंडिया के। फिर उसके बाद हमारा जो नेशनल मिशन है वो। उसके बाद टेक्नोलॉजी के क्या चैलेंजेस हैं। उसके बाद जो मिशन है उसमें क्या चैलेंजेस हैं, राइट। बेसिकली इंडिया के लिए क्या चैलेंजेस है, आप इसको इंडिया के लिए भी यूज कर सकते हो, राइट, और सोल्यूशन दे दिए। सो दिस इज अ होलसम डिस्कशन ऑफ क्वांटम कंप्यूटिंग, राइट। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई हों, कोई भी इश्यूज हैं लेट मी नो। ऑलराइट, ओके, टेक केयर स्टूडेंट, बाय बाय।